नमस्कार दोस्तों, देखिए ये जो क्लास हो रही है ये हो रही है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। और इससे पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ हम ये देखे थे कांग्रेस की जब स्थापना 1885 में होती है तो 1885 से लेकर के 1905 तक जो कांग्रेस का बागडोर रहता है वो नरम दल के नेताओं के पास, यानी कि जो उदारवादी विचार के नेता रहते हैं उनके हाथों में रहता है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटती है जो कि ये जो कांग्रेस का जो बागडोर होता है यह राष्ट्रवादी नेता के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और साथ साथ बंगाल विभाजन के अंतर्गत हमें जो स्वदेशी आंदोलन होता है इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत होती है, यानी कि जो उग्र शब्द होता है ये सबसे पहले इसका पनपने का कारण क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, ठीक है। 1885 में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में होती है, ठीक है। A.O. ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना की जाती है। तो इस समय हम देखते हैं कि 1885 से लेकर के 1905 के बीच जो भी कांग्रेस का बागडोर रहता है वो रहता है उदारवादी हाथों के नेता में, ठीक है। और ये देखते हैं कि जब सरकार ब्रिटिश सरकार जो है अपने नीतियाँ लाती थी, ठीक है, अपना नीतियाँ लाती थी, तो उन सभी नीतियों में जो कमियां थी उन सभी नीतियों को दूर करने के लिए ये जो उदारवादी के नेता हैं यह अपना प्रार्थना पत्र, याचिका पत्र और सैद्धांतिक तरीके से इसको दूर करने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। और सैद्धांतिक तरीके से उदारवादी नेताओं के द्वारा स्वराज की मांग की जा रही थी। लेकिन इसके बदले क्या हुआ कि सरकार जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की, कोई अपना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उसके बदले में कांग्रेस का जो एक खेमा है जो कि राष्ट्रवाद से है वहीं से इस राष्ट्र का उद्भव पनपने लगा, ठीक है। वहीं से इसका मतलब कि इसका संघर्ष शुरू हो गया, ताकि ये जो गरम दल के नेता रहते हैं इनको समझ में आ जाते हैं कि स्वराज की जो प्राप्ति होती है यह सैद्धांतिक तरीके से नहीं, संघर्ष करके ही इसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हुआ राष्ट्र का उभरने का, ठीक है। अब बात करते हैं वो कौन कौन सी घटनाएं घटती है जो कि इसको राष्ट्र आंदोलन के चरण पर लाने के लिए जोर करती है, ठीक है। देखिए अब कौन कौन सी घटनाएं हैं, ठीक है। तो देखिए घटनाएं की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1890 से लेकर के 1900 के बीच में भारत की जो स्थिति रहती है दयनीय रूप में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें हमें भारत में एक अकाल की सामना भी करना पड़ता है, ठीक है। अकाल का सामना करना पड़ता है जिसमें भारत की जो नागरिक है 90 लाख से ज्यादा लोग इसमें जो है मारे जाते हैं, ठीक है। 90 लाख से ज्यादा लोग इसमें इस अकाल की स्थिति में मारे जाते हैं। वहीं दक्षिण भारत में देखते हैं तो प्लेग फैल जाता है, ठीक है। और वहीं सांप्रदायिक हिंसा होने लगती है। ब्रिटिश सरकार की जो ऐसी नीतियाँ लाती है जो कि भारत की स्थिति को कमजोर बनाती है। तो इस तरह की जो है घटना है यह उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रभुत्व कर रही है, उजागर करने के लिए कोशिश की रही है ये सब घटनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्लेग का दक्षिण भारत में प्लेग का फैलना। अब ये दक्षिण भारत में जब फैला तो इसमें भी कम से कम 1000+ लोग मारे जा चुके हैं, ठीक है। सांप्रदायिक हिंसा, भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर, ठीक है। भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। इन्हीं सभी को देखते हुए देखिए अब इन सभी घटनाओं को देखते हुए जो है राष्ट्रवादी नेता जो है ब्रिटिश सरकार की नीतियों का खुल करके विरोध करने लगे, ठीक है। और वो ब्रिटिश सरकार की ऐसी कौन कौन सी नीतियां हमें देखने को मिलती है जो कि राष्ट्रवादी नेता जो है उसका खुल करके विरोध करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं असरकारी नीति है। अब देखिए अब सरकारी नीतियां में अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1892 में भारत शासन अधिनियम आता है, ठीक है।
भारत शासन अधिनियम, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं तो 1897 में नाटू बंधुओं को देश से निर्वासित कर दिया जाता है, बिना मुकदमा चलाए जो है देश से निर्वासित कर दिया जाता है। और यह जो घटनाएं होती है यह कहाँ होती है? पुणे में, ठीक है। और यह घटना कहाँ होती है? हमें पुणे में देखने को मिलता है, ठीक है। और तीसरा अगर बात करते हैं 1898 में आता है दमनकारी कानून, ठीक है। अगर चौथा बात करते हैं ब्रिटिश सरकार की नीति का, तो वो क्या है? कोलकाता कॉर्पोरेट एक्ट, कोलकाता कॉर्पोरेट एक्ट, ठीक है। यह आता है कब? 1899 में। और कोलकाता कॉर्पोरेट एक्ट के माध्यम से कलकत्ता निगम की जो सदस्य की संख्या रहती है उसमें कमी कर दी जाती है, ठीक है। पांचवा अगर नियम देखते हैं तो पांचवा जो ब्रिटिश सरकार का जो कानून प्रावधान रहता है वो रहता है गोपनीयता वो रहता है क्या? गोपनीयता कार्यालय कानून, गोपनीयता कार्यालय कानून, ठीक है। यह कब आता है? आपका 1904 में। और एक और देखते हैं जो है 6वां लास्ट क्या है? विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम। और ये जो विश्वविद्यालय अधिनियम है यह भी कब देखने को मिलता है हमें? ये भी 1904 में देखने को मिलता है। और इस विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत ही जितने भारत की जितने यूनिवर्सिटीज है, जितने विश्वविद्यालय है, उस पर सरकारी शासन जो है, सरकारी नियम जो है उसको बढ़ा दी जाती है। तो इस तरह के जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियम कानून लाए जाते हैं, तो इन सभी को खुल करके सामना करने लगे कौन? राष्ट्रवादी नेता, ठीक है। देखिए अब जिस तरह से ये ब्रिटिश नीतियां लाती है, जिस तरह से ब्रिटिश कानून अपना लगाता है, और इन सबको देखते हुए जो है इसका विरोध कर रहे हैं कौन? राष्ट्रवादी नेता। और राष्ट्रवादी नेता जब इसका विरोध कर रहे हैं तो इसका दूर करने के लिए, इसको मतलब कि रोकने के लिए हमारे जो राष्ट्रवादी नेता है वो भारत के लोगों के बीच जाकर के, भारत के समाज के बीच जाकर के इन सभी नियमों को, इन सभी नीतियों के बारे में, इन सभी कानूनों के बारे में, कृतियों के बारे में बताते हैं। और भारतीय लोगों के बीच अपना स्वदेशी के बारे में शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं, राजनीति का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्रिटिश कानून है, जैसे कि सरकारी नीति हम देखते हैं कि जैसे कि भारत शासन अधिनियम हो गया, नाटू बंधुओं को देश से निर्वासित कर देना, दमनकारी कानून हो गया, कोलकाता कॉर्पोरेट एक्ट लागू करके कलकत्ता नगर निगम में सदस्य की संख्या कम कर देना, गोपनीयता कार्यालय कानून लाना, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा देना, और विश्वविद्यालय अधिनियम जो कि 1904 में आता है। और विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत भारत के जितने भी विश्वविद्यालय उस पर सरकारी शासन कायम करना, ठीक है। तो इन सभी को दूर करने के लिए हमारे जो राष्ट्रवादी नेता है वो लोगों के बीच जाते हैं, और लोगों के बीच जाकर के जागरूक करने की कोशिश करते हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं, राजनीति का प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण भी देते हैं, जैसे कि 1905 में जापान के द्वारा रूस को हराया जाना, ठीक है। इस तरह का इन सभी घटनाओं का उदाहरण देकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि मतलब कि जब कांग्रेस की स्थापना 1985 में, जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, तो किस तरह से कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जो कि उग्र राष्ट्रवाद आंदोलन हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की, ठीक है। तो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करते हैं तो इसका जो मेन कारण है यह कौन है? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन और उसकी नीतियां। अब लॉर्ड कर्जन और उसकी नीतियों की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन जो है पूरे मतलब कि भारत में 7 वर्ष तक शासन प्रशासन करता है, इसलिए इसे आयोग की भी अवधारणा दी जाती है। और ये जो लॉर्ड कर्जन जो है भारत के बारे में किस तरह का सोचता है, किस तरह की अवधारणा होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये कांग्रेस के बारे में, यानी कि ये जो लॉर्ड कर्जन है कांग्रेस के बारे में मन का उद्गार निकालने वाली संस्था का उदाहरण देता है।
अगर भारत को देखा जाए तो भारत को राष्ट्र नहीं मानता है। इस कांग्रेस लॉर्ड कर्जन के अंतर्गत 1904 में हम देखते हैं विश्वविद्यालय अधिनियम लाया जाता है। विश्वविद्यालय अधिनियम के साथ साथ गोपनीयता कानून भी लाया जाता है, जिससे वो चाहता है कि हर क्षेत्र में सरकारी शासन जो है, आधिपत्य सरकारी शासन जो है अधिक मात्रा में देखने को मिले। ठीक है, इस तरह से बंगाल विभाजन का भी स्वरूप इसी के बंगाल विभाजन का स्वरूप जो तैयार करने वाला था इसी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन्हीं सभी कमियों को, इन्हीं सभी अवधारणाओं को देखते हुए हमारे जो राष्ट्रवादी नेता है, ठीक है, हमारे जो राष्ट्रवादी नेता है, इन सभी राष्ट्रवादी नेताओं का एक गुट तैयार हो जाता है। ठीक है, एक वर्ग तैयार हो जाता है और उस वर्ग के माध्यम से उस जो राष्ट्रवादी नेता है इन सभी को दूर करने के लिए समाज में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं और लोगों के पास जा करके इसकी जो नीतियाँ है, इसकी जो अवधारणा है लोगों को बताया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं वो कौन कौन से राष्ट्रवादी नेता हैं जो कि भारत बंगाल से निकल के भारत के हर कोने कोने क्षेत्र में फैल जाते हैं, जिसमें मुख्यतः हम देखते हैं, अगर देखते हैं बंगाल में, तो बंगाल में वो जो राष्ट्रवादी नेता है वो है बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, अरविंद घोष, और वहीं पंजाब में देखते हैं कि राष्ट्रवादी नेता कौन उभर कर आते हैं, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। महाराष्ट्र में देखते हैं कौन है नेता, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता जो है उभर कर सामने आते हैं। अब इन सभी नेताओं के अगर सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो मुख्यतः सिद्धांत क्या क्या है इसके बारे में हम लिखते हैं। तो सिद्धांत क्या है, स्वराज्य की प्राप्ति यानी कि पूर्ण स्वराज्य की मांग। दूसरा क्या है, ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। तीसरा देखते हैं सिद्धांत क्या रखते हैं, तो तीसरा सिद्धांत है राजनीति में भारतीयों का भागीदारी। चौथा क्या है, आत्मसम्मान की बात करते हैं। ठीक है, आत्मसम्मान की बातें करते हैं। तो इस तरह से जो है राष्ट्रवादी नेता का सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम बंगाल विभाजन की कि बंगाल विभाजन कब कब कैसे कैसे होता है। देखिए, अभी जो बंगाल विभाजन होता है यह लॉर्ड कर्जन के शासन में ही होता है। अब बंगाल विभाजन का स्वरूप देखते हैं तो सबसे पहले दिसंबर 1903 में, ठीक है, दिसंबर 1903 में सार्वजनिक घोषणा की जाती है। अभी जो सार्वजनिक घोषणा की जाती है, अब सार्वजनिक घोषणा करने का जो सरकार जो तर्क देती है वो देती है कि बंगाल का जो जनसंख्या है वो अत्यधिक हो गया है, यानी कि अधिक आबादी होने के कारण बंगाल में जो है शासन प्रशासन अच्छे से संचालित नहीं किया जा रहा है, इसलिए बंगाल को विभाजन करने का स्वरूप जो है तैयार किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप अच्छे से शासन प्रशासन किया जा सकता है। तो इस तरह का जो है तर्क देता है, लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य है वो है बंगाल को कमजोर करना है। क्योंकि हम देखते हैं राष्ट्रवादी नेता जितने भी उभर कर आ रहे हैं, जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, जितने भी सभाएं की जा रही है वो हमें बंगाल को ही देखने में मिलती है। ठीक है, तो इसका जो मेन उद्देश्य है यह है बंगाल का कमजोर करना। अब देखिए, अब ये जो बंगाल विभाजन आती है सरकार के द्वारा, तो इसमें मुख्यतः दो आधार पर बंगाल विभाजन का स्वरूप तैयार किया जाता है। पहला देखते हैं कौन है, भाषा के आधार पर। ठीक है, भाषा के आधार पर। और दूसरा क्या है, धर्म के आधार पर। जब भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर सरकार जो है बंगाल विभाजन का स्वरूप तैयार करके सार्वजनिक घोषणा करते हैं, तो कांग्रेस के जो उदारवादी नेता हैं जैसे कि आपका एस.एन. बनर्जी होंगे, ठीक है, एस.एन. बनर्जी हो गए, के मित्रा हो गए, तो इस तरह के जो नेता हैं इस बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे, वो बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे। लेकिन वो जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था वो हो रहा था सैद्धांतिक तरीके से। ठीक है, सभाएं आयोजित की जा रही थी, पत्रिकाएं संचालित की जा रही थी, लेकिन इन सभी संघर्ष के फलस्वरूप, इन सभी संघर्षों के बाद जो है सरकार जो है अपनी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, कोई जवाब नहीं देता है। ठीक है, जब इस तरह से जवाब नहीं देने के फलस्वरूप जो है यह जुलाई 1905 कब
जुलाई 1905 में जो ब्रिटिश सरकार है यह बंगाल विभाजन की घोषणा करती है। बंगाल विभाजन की घोषणा। और जब यह 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की जब घोषणा की जाती है तो पूरे बंगाल में जनसभाएं आयोजित की जाती है, आंदोलन किया जाता है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कोलकाता में एक टाउन हॉल, ठीक है, कोलकाता के टाउन हॉल में, कोलकाता के टाउन हॉल में सभाएं आयोजित की जाती है। ठीक है, जब कोलकाता के टाउन हॉल में ये जो सभाएं आयोजित की जाती है और इसी सभाएं में स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप संचालित किया जाता है, यानी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की जाती है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत। ठीक है, और ये जो कोलकाता का जो सभाएं आयोजित की जाती है यह कब की जाती है आपका 7 अगस्त 1905 को। और जब ये स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है तो इसके माध्यम से लोगों के अंदर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के बारे में बताया जाता है, आत्मसम्मान के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कार्य किया जाता है स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत। लेकिन हम देखते हैं जब ब्रिटिश सरकार जो है 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को जब विधिवत रूप से लागू करती है, विधिवत रूप से लागू, ठीक है, विधिवत रूप से जब यह लागू करती है तो जो आंदोलन बंगाल में की जा रही थी, जो सभाएं बंगाल में की जा रही थी, उसको कहीं ना कहीं बंगाल से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, और ये जो जब 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था तो भारत में पूरे शोक दिवस मनाया गया था, नंगे पांव पद यात्रा किया गया था, गंगा स्नान किया गया था, यानी कि एक इस दिन को शोक दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाया गया था। ठीक है, कब 16 अक्टूबर 1905 को जब यह विधिवत रूप से लागू की जाती है। तो ये है हमारा बंगाल विभाजन का स्वरूप। अब हम बात करते हैं जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय कांग्रेस का क्या स्वरूप था, यानी कि उस समय कांग्रेस की क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए कांग्रेस की स्थिति देखते हैं। अब कांग्रेस की स्थिति में देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1905 में एक कांग्रेस अधिवेशन होता है। ठीक है, और उस कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस अधिवेशन होता है कब, 1905 में, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। वो कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं, जिसमें हम देखते हैं बंगाल विभाजन का विरोध प्रदर्शन, बंगाल विभाजन का विरोध प्रदर्शन। ठीक है, और दूसरा क्या है, बंग भंग आंदोलन का समर्थन, बंग भंग आंदोलन का समर्थन। ठीक है, इस तरह से जो है इस कांग्रेस अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पारित किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि कांग्रेस के अंदर जो राष्ट्रवादी नेता है, जो गरम दल के नेता है, वो चाहते हैं कि इस आंदोलन को, ये जो सभाएं आयोजित की जा रही है, ये जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, यह बंगाल से बाहर पूरे भारत में फैलाया जाए। ठीक है, इस तरह की जो विचारधारा रहती है। लेकिन वहीं नरम दल के नेता देखा जाए, यानी कि उदारवादी जो नेता है, इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं, यानी कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो भी आंदोलन हो रहा है वो बंगाल में ही देखने को मिले। इस तरह से आगे चल करके नरम दल और गरम दल के बीच आपस में मतभेद हो जाता है, और मतभेद होने के फलस्वरूप हम देखते हैं सूरत अधिवेशन, जो कि नरम दल और गरम दल में बंट जाता है। ठीक है, देखिए अब राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा जो कार्यक्रम किए जाते हैं उसके अगर बात करते हैं, अब राष्ट्रवादी नेताओं की अगर बात करते हैं कार्यक्रम की, उनके द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम किए गए, तो सबसे पहले हम देखते हैं जब 1906 में कलकत्ता अधिवेशन पूर्ण हो जाता है, तो कलकत्ता अधिवेशन जब सफल हो जाता है, उसके फलस्वरूप जो राष्ट्रवादी नेता जो है भारत के हर जगह से, ठीक है, भारत के हर जगह पर इस आंदोलन को
सभाएं आयोजित की जाती है, पत्रिकाएं सम्मानित की जाती है, लोगों के अंदर इसकी जागरूकता फैलाई जाती है। ठीक है, विदेशी वस्तु को बहिष्कार करने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि शिक्षक, वकील, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे जाकर के अपील की जाती है कि अपने अपने पद को बहिष्कार करी जाए। अगर विदेशी वस्तु अगर बहिष्कार में देखा जाए तो विदेशी कपड़ों का तैयार करना, विदेशी कपड़ों का होली जलाना, शादी विवाह जैसे समारोहों पर विदेशी वस्तुएं नहीं अपनाना, और खासकर ये देखते हैं कि जब विदेश से जो नमक बनकर तैयार होकर आता था उसको भी यहाँ पर बहिष्कार किया जा रहा था। ठीक है, अगर वहीं शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह के कार्य करते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में शांति निकेतन जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था, उसके आधार पर कलकत्ता नेशनल काउंसिल की स्थापना की जाती है। उद्योग की अगर बात करते हैं तो पूरे भारत में उद्योगों को लेकर के विकास का प्रसार किया जाता है। जैसे माचिस की फैक्ट्रियाँ हो जाती है, कल कारखाने हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो है कार्यक्रम किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जब बंगाल विभाजन होता है तो बंगाल विभाजन में जो सहभागिता रहती है वो कौन कौन से क्षेत्र के अपना सहभागिता निभाते हैं, जैसे कि आपका छात्र हो गए, वकील हो गए, किसान हो गए, महिलाएं हो गई, इन सभी के बारे में हम वहाँ पर जानेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।